नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सकें और अपना ई बुक पर आधारित है आज जो है वो 27वां टेस्ट होने वाला है। आज अपन 501 से लेके 1000 तक जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी ये शुभकामना है आपको कि अगली होली तक आप सभी है वो क्या करें, नौकरी लग जाएं। ठीक है, चलिए आप पहले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। बोलोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है, बताइए। बोलोमीटर का उपयोग जो है वो किसे मापने में किया जाता है? तापमान, वायुमंडल दाब, ऊंचाई या फिर समुद्री गहराई? दीजिए जवाब। बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान। ठीक है, बोलोमीटर मापने में उपयोग किया जाता है किसका? तापमान का उपयोग किया, बोलोमीटर का उपयोग है वो तापमान मापने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदन का मात्रक क्या होता है? बताइए भी, मंदन का मात्रक क्या होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मंदन क्या होता है। अपने को पता है कि जो ऋणात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है कि यदि समय के साथ वेग घट रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। तो मंदन जो होता है वो एक प्रकार का त्वरण ही होता है। ठीक है, तो अपने को पता है त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है मंदन का मतलब त्वरण ही होता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्य और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? बताइए भी, कार्य और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? दोनों एक दूसरे के गुणनफल होते हैं, समानुपाती होते हैं, विपरीत होते हैं, कोई संबंध नहीं होता है? दीजिए जवाब। कार्य और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? ठीक है, तो यदि अपन बात करें तो कार्य और द्रव्यमान में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि W बराबर कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा क्या होता है? विस्थापन होता है। तो यहाँ कोई भी प्रकार का द्रव्यमान नहीं है, तो कार्य और द्रव्यमान में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल और वस्तु के द्रव्यमान के मध्य क्या संबंध होता है? बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल और m के बीच में, m1 और m2, ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध होता है? ठीक है, समानुपाती होते हैं, व्युत कर्मानुपाती होते हैं, कोई संबंध नहीं होता या फिर बराबर होते हैं? दीजिए जवाब। गुरुत्वाकर्षण बल और वस्तु के द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध होता है? तो अपने को पता है कि F समानुपाती होता है m1 इंटू m2 के। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनानास पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? दीजिए जवाब। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे सेब है, अनानास है, लीची है, या अपन कह सकते हैं आलू है, अदरक है। ये क्वेश्चन केसर है, ये क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो अनानास, आलू और अदरक तो मैंने आपको रटा ही दिया, आपको याद रखना है तने से होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अनानास है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्पक्रम। जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है? बताइए भाई, किसके प्रदूषण से है वो मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है? मरकरी, लोहा, ओस्मियम या कैडमियम? दीजिए जवाब। किसके प्रदूषण से मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैडमियम के प्रदूषण से क्या हो जाता है? मानव में गुर्दे का रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। कानों में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? बताइए भी, कान जो होते हैं अपने, इनके अंदर है वो कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 2 पाई जाती है, 4 पाई जाती है, 6 पाई जाती है या फिर 8 पाई जाती है? जल्दी से जवाब दीजिए। अपने को पता है एक कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी? एक का नाम होता है इनकस, ठीक है, इनकस, मेलियस और स्टेपीज। और स्टेपीज अपने को पता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। ये तीनों हड्डियां कान के अंदर पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। प्रकाश तंतु प्रकाश की किस घटना पर कार्य करता है? बताइए भी, प्रकाश तंतु प्रकाश की किस घटना पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन? दीजिए जवाब। ठीक है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं प्रकाश तंतु किस पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही क्या है? सही जवाब। अब कई विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके है वो बार बार आने से आपके याद हो चुके हैं, इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, ये ईजी लग रहे हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अपने को पता है अधिक ऊंचाई पर जाने से नाक से रक्त बहने लगता है। अधिक ऊंचाई पर या वायुयान के अंदर है वो फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों निकल जाती है। ठीक है, तो अपने को पता है वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ईवी। ठीक है, ईवी जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो किसकी इकाई होती है, कार्य की होती है, ऊर्जा की होती है, शक्ति की होती है, फिर आवेश की होती है। दीजिए जवाब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है। अभी कोरोना काल में औषधि की खोज होने से पहले इस औषधि का नाम है वो खूब चर्चा के अंदर रहा था, इसलिए अब ये क्वेश्चन एक प्रकार से करंट का भी क्वेश्चन बनता है। तो आप जल्दी से इसका नाम बता दीजिए कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए कौन सी और औषधि प्रयुक्त होती है। एस्प्रिन होती है, डिस्प्रिन होती है, क्लोरोमाइजोल होती है, फिर क्लोरोक्विन होती है। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोक्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है। हाइड्रोफोबिया या इसी रोग को हिंदी नाम जो होता है कई बार आ जाता है जल भीति। ठीक है, जल भीति का मतलब ये होता है कि तरल पदार्थों से क्या लगता है, इंसान को डर लगता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया रोग का कारण क्या होता है। दीजिए जवाब। वायरस होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है या प्रोटोजोआ होता है। दीजिए जवाब जल्दी से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं। आपातकालीन ग्रंथि का मतलब ये हो गया कि जो संकट के समय साहस पैदा करती है, संकट में साहस पैदा करती है। ठीक है, जिसे अपन करो या मरो ग्रंथि भी कहते हैं, जिसे संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी होती है। बताइए भाई, वायुमंडल में वैसे तो सबसे भारी गैस होती है रेडॉन। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वायुमंडल के अंदर है वो सबसे भारी गैस कौन होती है। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर आर्गन होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होती है वो वायुमंडल में सबसे भारी गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताइए भाई, पीलिया रोग होता है जो जॉन्डिस होता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, फिर आमाशय होता है। बताइए पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं यकृत, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हवा में ध्वनि की गति किस से प्रभावित होती है। बताइए भाई, अपने को पता है कि हवा में यदि ध्वनि जाती है तो उसकी गति जो होती है वो प्रभावित होती है। तो बताइए किस से प्रभावित होती है। तापमान से होती है, नमी से होती है, वायु की दिशा से होती है या उपयुक्त सभी से होती है। दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्य बातचीत में कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। बताइए भी, सामान्य बातचीत में कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। 30 डेसिबल, 50 डेसिबल, 60 डेसिबल या 90 डेसिबल। बताइए सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 30 डेसिबल है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस कोशिकांग को एटम बम भी कहा जाता है। बताइए किस कोशिकांग को एटम बम भी कहा जाता है। किस कोशिकांग को एटम बम भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। अपने को पता है कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गाय के दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दीजिए भी जवाब।
गाय के दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गाय के दूध के अंदर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? किस प्रोटीन के कारण सफ़ेद रंग होता है? तो केसिन के कारण। पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गाय के दूध से संबंधित, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए भाई, गोबर गैस जो होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, फिर मेथेन पाई जाती है। दीजिए, अपने को पता है कि गोबर गैस में 75% और क्या पाई जाती है? मेथेन पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोग है, बताइए भी इनमें से कौन सा रोग है जो आनुवांशिक है? हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ग्लूकोमा है, या उपयुक्त सभी है? दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ग्लूकोमा है, उपयुक्त सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? पुणे में है, लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, फिर कोलकाता में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है भाई, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? बताइए भी किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? ठीक है, कैंसर का, एड्स का, न्यूमोनिया का, टाइफाइड का। बताइए किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। जो विद्यार्थी एड्स जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए भी आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, आनुवंशिक स्थानांतरण होता है, फिर डीएनए का निर्माण होता है। बताइए आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बताइए भी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण है वो कहाँ होता है? तो दीजिए जवाब, फेफड़ों में होता है। अपने को पता है कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल होता है कितना? 120 दिन। और प्लियाओं को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन इनका निर्माण कहाँ होता है बताइए? तो इसका निर्माण होता है कहाँ पर? अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने है वो 501 से लेके 1000 तक क्वेश्चनों का है वो रिवीजन कर लिया। कल अपना है वो कितना? 1001 से लेके और 1500 तक के क्वेश्चनों का अपन रिवीजन करेंगे। तो आप है वो पढ़ लेना, ठीक है। 10 आपको लगभग आधा घंटा 1 घंटा लगता है एक 500 क्वेश्चन पढ़ने में। तो आप एक बार ज़रूर है वो इनको पढ़ लीजिए, और जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उनका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना है भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।